गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जाकर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम बदल रहा है और साथ ही लोगों के मिजाज भी बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बदलते मौसम उदासियां लाते हैं, तो आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत से लोग शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि दिल बहुत ज़्यादा उदास है, बोझल सा हो गया है, किसी काम में दिल नहीं लगता, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो नाज़रीन, इन तमाम कैफियत के हवाले से माहिरीन की जानिब से बाकायदा एक रिसर्च की गई है और बताया गया है कि थोड़ी सी अपनी रूटीन में तब्दीली लाकर आप इन मूड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वीकेंड आ रहा है जी, कुछ प्लान बना लीजिए। आप भी कहीं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर प्लान कर लीजिए और अपने मिजाज में मुस्बत तब्दीली लाइए। और हाँ, मगरबी माहिरीन ने यह भी बताया है कि अपने जहन से मनफी सोचों को निकालिए और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातों को जगह दीजिए। इस तरह भी आप बदलते मौसमों की जद में नहीं आएंगे। इन टिप्स पर आप भी अमल कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए। सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद ने वासा की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया है। 15 मिनट में मोबाइल लैब पानी से मुतालिक रिपोर्ट सार्फिन को मुहैया कर देगी, बता देगी कि पानी किस हद तक साफ है, किस हद तक पीने के काबिल है या फिर इसको किस तरह से साफ किया जा सकता है। डिटेल्स क्या है, शेख जैन रिपोर्ट में दिखाएंगे। गंदे पानी की चेकिंग अब घर की दहलीज पर होगी। जहां टाउन हॉकी स्टेडियम में वासा के मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद ने इफ्तिताह कर दिया। सेनेटर वलीद इकबाल, डीजी LDA अहमद अजीज तारड़, VC वासा शेख इम्तियाज और MD वासा सैयद जाहिद अजीज की शिरकत। चेयरमैन आब पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद, आमिर रियाज कुरैशी, सादिया सुहेल और दीगर भी शरीक हुए। मियां महमूदुर रशीद ने कहा कि हमारी हुकूमत ने तारीख साज काम किए हैं। वासा तमाम इदारों के लिए रोल मॉडल बन चुका। मोबाइल टेस्टिंग लैब साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी तब्दीली है। आज हमें फख्र है कि वो वाइस चेयरमैन LDA हो या वाइस चेयरमैन वासा हो, इन्होंने अपनी टीम के साथ, MD हजरात के साथ, DG हजरात के साथ कोई मुहाजराई नहीं की, ईगो के मसले नहीं बनाए, सर जोड़कर बैठे हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज वासा पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बन चुका है। कोई एक शोबा आप उठाकर देख लें, वासा आपको सिर्फ फहरिस्त नजर आएगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान का शुमार उन 5 मुमालिक में होता है जहां सबसे ज्यादा पानी फराहम किया जा रहा है। ये इकदाम वजीर आजम के विजन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान का शुमार उन सफ़े अव्वल के दुनिया के 5 मुल्कों में होता है जो कि पानी की फराहमी के हवाले से सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, और मैं वासा को और शेख इम्तियाज साहब को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। VC वासा शेख इम्तियाज महमूद और MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि मंसूबे से साफ पानी की फराहमी को 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो संगे मील वासा ने पिछले 2 साल में अचीव किए हैं, उनमें पेपरलेस वर्किंग, उसके बाद आपका ऐसे ऐसे मंसूबे लेकर आए हैं जो पूरे मुल्क में आपको उनकी नज़ीर नहीं मिलती। आपके वाटर मीटरिंग 100% 2 साल में हो रही है। मैंने और MD साहब ने, हमारी मैनेजमेंट ने मिलजुल कर, सर जोड़कर ये फैसला किया कि अगले 4 महीने में हम लाहौर के पानी को इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल साफ करके रख देंगे। इफ्तिताह के बाद मेहमानों को मोबाइल टेस्टिंग लैब पर ब्रीफिंग भी दी गई। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएंगे फ्रांस के गुस्ताखाना हरकत का हसास दिलों पर बहुत असर हुआ है। मुसव्विरों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार किया है। कैलीग्राफी मुसव्विरों ने नाम मोहम्मद खूबसूरत अंदाज में लिखकर नुमाइश में पेश कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरवान चौधरी। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अकीदत व मोहब्बत का इजहार। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे के उन्वान से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की गैलरी में कैलीग्राफी की खुसूसी नुमाइश सजी। फने खताती के जरिए रंगों की जुबानी दिलफरेब अंदाज में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेंट किया गया, जिसे खूब सराहा गया। मरहबा सरकार आ गए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की खुसूसी काविश पर कवाली पेश की गई, जिसने समा बांध दिया।
मुंतजमीन का कहना था कि आज की नुमाइश मुसव्विरों की सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है। जो हमारी आज की एग्जीबिशन है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है। इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा फनपारे आवेज़ा किए गए हैं और ये पाकिस्तान के बेहतरीन जो असातिज़ा हैं उनके काम पे मबनी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। फनकारों का मानना है कि हमारे ब्रश का महवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से दिली राहत मिलती है। वजह वजूद कायनात सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही हमारे ईमान का हिस्सा है और ये खिताती की खूबसूरत नुमाइश भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ मरवान चौधरी, लाहौर न्यूज़। ताज़ा रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जी कुछ रोजगार के मौक़ों के हवाले से। तो पंजाब पुलिस में 5700 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया है और उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया है कि वसाइल दे दिए, अब पुलिस काम करके दिखाए। मज़ीद क्या कहा, सरफराज खान रिपोर्ट में दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स आमद उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की नई इमारत में खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस में 5700 भर्तियों की मंजूरी दी। गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। 101 थानों को अराजी की मुंतकिली का अमल तेज करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे भर में इन्वेस्टिगेशन के अमल को मरकजी इन्वेस्टिगेशन सेंटर से मॉनिटर करेंगे। हमने वसाइल दे दिए, पुलिस अब काम करके दिखाए। इससे कबल उस्मान बुज़दार ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एप्लीकेशन, DHA में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और गुलशन रावी पुलिस स्टेशन की नई इमारत का भी ऑनलाइन फीता काटा। उस्मान बुज़दार ने शजरकारी मुहिम के तहत कॉम्प्लेक्स के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौका पर वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत, मावने खसूसी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और IG पंजाब इनाम गनी समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है, जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सोशल मीडिया समाजी राब्तों की वेबसाइट्स, वीडियो गेम्स और वीडियो शेयरिंग ऐप्स नई नस्ल का पसंदीदा तरीन मशगला बन चुकी है। लोग आम समाजी राब्तों की बजाय सोशल मीडिया पर राब्तों को ज़्यादा तरजीह देते नजर आते हैं। सोशल मीडिया जहां समाज पर मुस्बत असरात डाल रहा है, तो इसी सोशल मीडिया के माशरे पर मनफी असरात भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कुछ अरसे में सामने आने वाली टिकटॉक ऐप और PUBG वीडियो गेम ने शोहरत के दिलदादा अफराद को अपने साहर में जकड़ लिया है। इस साहर से निकलना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये ऐप्स हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसे असरात मरतब करने लगी हैं जो इंसानी ज़िंदगी तक छीन लेती हैं। टिकटॉक ऐप नौजवानों के लिए शोहरत हासिल करने का एक ज़रिया तो बन चुकी है। शोहरत की इस हवस ने नौजवानों को एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दौड़ में शामिल कर दिया है कि जिसमें मकबूलियत की खातिर वो कुछ भी कर गुजरते हैं। कुछ भी उन्होंने अनोखी वीडियो बनानी है, कुछ मुनफरिद करके दिखाना है, उनको फॉलोअर्स चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, जिसकी वजह से वो कुछ ख़तरनाक करने से भी बिल्कुल नहीं घबराते। इसके लिए उनको अपनी ज़िंदगी तक ख़तरे में डालना पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा करने से वो कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग उनको जानें। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सुंदर के इलाके में पेश आया है, जहां टिकटॉक बनाने का जुनून एक और कीमती जान ले गया है। असलहे के साथ टिकटॉक बनाते हुए नौजवान दाऊद के हाथों अचानक गोली चलती है और शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर जानबर ना हो सका। इस अलमनाक वाक़े में ज़ख्मी होने वाले एक और नौजवान अब्दुल रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि जब दाऊद दुकान में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में पिस्टल था। दाऊद ने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अचानक गोली चली और ज़मीन पर खून में लथपथ गिर पड़ा, जबकि बाजू पर गोली लगने से वो भी मामूली जख्मी हुआ था। दाऊद के वालिद की जानिब से कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी का काम करता था और उनका बेटा दाऊद भी उसी कारोबार में उनके साथ वाबस्ता था। उन्होंने दाऊद के पास कभी पिस्टल नहीं देखा, ये उसके वालिद की जानिब से कहा गया है। उन्हें नहीं पता कि पिस्टल कहाँ से आया और कैसे गोली चली।
टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए होने वाली ये पहली हलाकत नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। नौजवानों में जल्दी मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश और असलहा इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है और ये ख़तरनाक होता जा रहा है। चंद रोज़ पीछे जाएं तो एक बच्चा जो कि वीडियो गेम खेल रहा था, उसने घर में असलहा पड़ा था, इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी चली गई। पबजी गेम और इसी तरह की बहुत सारी जो पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स हैं, ये खेलते हुए बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगियों का खुद खात्मा कर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं। ये क्या ट्रेंड्स हैं, कहाँ पर कमी आ रही है, हमारी नौजवान नस्ल इस बर्बादी की जानिब, इस तबाही की जानिब क्यों जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी यक्षी सलीम है, माहिर तालीम है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैरी, ये क्या है ह्यूमन साइकिल? ये किस तरह से ये गेम्स, ये वीडियो ऐप्स, सोशल ऐप्स जो है वो इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इतना एक काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इसके ऊपर इतनी दफ़ा बात हो चुकी हुई है इन चीज़ों के ऊपर, और हम जो वायलेंस वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया जो प्रमोट करता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे अगर आप देखें तो बच्चों को जैसे नॉर्मली हमारे अराउंड जो है वो वायलेंस, हम उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है हमने उसको कि लोगों को ये लगता ही नहीं है कि अगर वो गन्स पकड़ रहे हैं बच्चों को, अगर एज टॉयज वो उनको दी जा रही हैं चीज़ें, तो इसमें कोई बुराई की बात है। अब जब आपने एक बच्चे को बचपन से लेकर गन्स और ये सब चीज़ें एज टॉयज उसको खेलने के लिए दे दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए कोई बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जिसको इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया ना, बच्चे नॉर्मलाइज हो गई वो चीज़, ठीक है। जब उसके लिए नॉर्मलाइज होगी ये चीज़ और उसको अब जब ये पता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे अटेंशन मिल सकती है, और हमारे कल्चर के अंदर स्पेशली स्टेटस को या अटेंशन गेन करना जो है वो लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है। और सोशल मीडिया की जहाँ तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, जिसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि जो एहसास कमतरी का शिकार हो और उनको ये लग रहा हो कि मुझे अटेंशन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द वेज है टू गो अबाउट इट। ठीक, यक्षी, हमें ये बताइए कि जिस तरह हम ये सोशल मीडिया की बात करें, इसके बड़े अच्छे इस्तेमाल भी हैं। हम पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, कितनी रिसर्चेस हम पढ़ते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर ऐप्स का जिक्र आपने किया कि जैसे कि टिकटॉक ऐप का ख़ास तौर पे यहाँ पर जिक्र हो रहा है, वहीं पे अभी कुछ दिन पहले ही मैं क्लास ले रही थी, वहाँ मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि टिकटॉक से उसने जो वर्ड है या इस्तेमाल है, एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रोडक्शन के अंदर जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन का इस्तेमाल उसने सीखा। वहाँ पे पॉजिटिव इस्तेमालात भी हैं इनके, इन सारी प्रोडक्ट्स के, इन सारी एप्लीकेशंस के, लेकिन जैसे कि बात अभी मैरी ने भी की कि लोगों में सेल्फ इस्टीम की कमी है, वो जल्दी फीडबैक चाहते हैं, वो जल्दी अपने आप को मनवाना चाहते हैं। एक गैप है फैमिली के अंदर में भी, जिसकी वजह से उनको शायद इन ऐप्स के थ्रू वो सेल्फ इस्टीम शायद मिल जाती है, या वो फेम मिल जाता है, या फीडबैक जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो राग़िब यहाँ पर होते हैं। और कहीं ना कहीं ये वजह है कि इसका इस्तेमाल, असले का इस्तेमाल या मुनफरिद वीडियोस बनाने की जो ख्वाहिश है ताकि फॉलोअर्स हमारे ज़्यादा हो जाएं एप्लीकेशंस के ऊपर, इसकी जो ये नीड है, ये ग्रेटिफिकेशन, इसकी ग्रेटिफिकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन हमारी है वो इस तरफ को जा रही है और नॉर्मलाइज इसको किया जा रहा है या समझा जा रहा है कि शायद ये नॉर्मल है। एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में इस तरह हो रही है। शायद वो बात जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे, वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो वीडियो गेम्स खेलते हैं या टिकटॉक बनाते हैं या छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, उसके ज़रिए जो उन्हें अप्रिसिएशन मिलती है, तो शायद वो इनकी इस नीड को ग्रेटिफाई करती है। मैरी, अभी कुछ महीने अगर हम पीछे जाते हैं तो आपको भी वो वाक़या याद होगा कि एक बच्चा टिकटॉकर ही था जिसने बहुत स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था, वीडियो बना रहा था, उसका ट्रक में हिट हुआ था और उसकी बेचारे की डेथ हो गई थी। जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर स्पेशली जब हम वीडियोस की बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हों, चाहे वो टिकटॉक की वीडियोस हों, मैं हैरान हो रही होती हूँ कि इनके पेरेंट्स कहाँ पर, वो नहीं देख रहे। इनके जो आसपास लोग हैं, इनकी फैमिली है, वैसे तो हम किसी अच्छी बात पे भी ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अब हम बुरी बात पे भी नहीं सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, एक तो होता है ना आपका जनरेशनल गैप या एज गैप है आज के बच्चे में, और उसके पेरेंट्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल गैप भी है। टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से हमारी मेंटल ग्रोथ की है, जैसे कि अभी यक्षी ने भी कहा कि इसके पॉजिटिव असरात भी हैं, कि जिस तरह की हमारी मेंटल ग्रोथ आज की जनरेशन की है, पिछली जनरेशन कंपैरिजन भी नहीं कर सकती अपने के साथ। तो इसी लिहाज से
नेगेटिव भी जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो उसी तरीके से उसके काइंड ऑफ पैरेलल चल रहे हैं। जहां तक बात रही कि पेरेंट्स क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल गैप। आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में पैदा हुआ है, वो उसके अंदर ग्रो कर रहा है, और जिस तरीके से वो उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, आप जब तक उसके लेवल तक पहुंचेंगे वो आपसे 10 हाथ आगे जा चुका होगा। तो अगर देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए ये ऑलमोस्ट, आई वुडंट से इम्पॉसिबल, लेकिन काफी डिफिकल्ट है अपने बच्चे के साथ कैचअप करना। इसका बेहतर या अच्छा कोई अगर तरीका या सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो वो यही हो सकता है कि आप अपने बच्चे को, एज वी ऑल नॉर्मली से, ये बहुत एक क्लीशे बात लगती है कि आप अपने बच्चे के दोस्त बने, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, अच्छा, हमें यक्षी ये बताइए कि जब हम पेरेंट्स के हवाले से बात करते हैं, स्पेशली बच्चों की हम बात कर रहे होते हैं, एक गैप तो है, बच्चे जो हैं वो उस तरह से पेरेंट्स की बातें, इवन के वो ये कह रहे होते हैं कि आपको नहीं पता, आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़माना बदल गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, सोशल मीडिया आया है, शायद हमारे पेरेंट्स के दौर में भी ये चीज़ें नहीं थी उस तरह से। वो हम लोग जब बड़े हुए तो हम किताबें पढ़ के बड़े हुए। आज का बच्चा फेसबुक यूज़ करता है, आज का बच्चा जो है टिकटॉक यूज़ कर रहा है, और पेरेंट्स को वाकई इस बात का नहीं पता कि वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद पेरेंट्स उसको मॉनिटर भी उस तरह से नहीं करते। हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, मेरा ताल्लुक है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूसीपी से। हम लोग ख़ास तौर पे यहाँ पर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग की जाती है बाकायदा तौर पर, और स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। अगर उन्हें कोई इशू है तालीम से रिलेटेड, या कहीं भी वो गैप फील करते हैं, काउंसलिंग की जाती है। खासतौर पे वो बातें जो शायद वो अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, स्टूडेंट को लगता है कि मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाते हैं शायद वो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं और वो मुझे कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं, या वो गैप कम फील करता है अपने टीचर के साथ। तो स्टूडेंट हमारी तरफ आता है, वो हमसे अगर कोई डिस्कशन करता है तो हम बाकायदा तौर पर उसे गाइड करते हैं, उसे मेंटोर करते हैं, करियर काउंसलिंग की जाती है। में तो ये हो रहा है, लेकिन हमारे मोस्टली तालीमी इदारों में, इवन स्कूल की बात की जाए, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ बात की जाए, ट्रेंड नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया ताकि स्टूडेंट्स जो ये गैप फील करते हैं, और ये इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं लेटर ऑन इन देयर लाइफ्स, इसको कम किया जा सके। और आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और बाकी कॉलेजेस को भी अपनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का ये गैप मेरी ये जो टेंशन जहनों में बढ़ती जा रही है, ये जो गुस्सा है, ये जो अदम बर्दाश्त है, अग्रेशन है, ये लोगों से कहीं ना कहीं दूरी की वजह से भी है कि सोशल मीडिया पे आप फेक फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन लोग हैं, वो किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो हमारे फिजिकल लोग आसपास मौजूद हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया ने जहाँ हमें सोशलाइज करने का एक नया तरीका सिखाया कि आप बैठे बैठे जिस भी जगह बैठे हुए हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। आपने दुनिया के किसी भी कोने में तो बात करें, लेकिन जो साथ में सोफे पे बैठा हुआ है आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ह्यूमन बाय नेचर उसकी ये नीड है कि वो सोशलाइज करे, और आप जितना मर्जी दुनिया इवॉल्व कर जाए, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, जो इंसान की बेसिक कुछ नीड्स हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, वो हमारी नेचर जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। अब उस नेचर को काइंड ऑफ, अब एक नुकसान जो है वो ये भी है कि जहां आज अगर बच्चा सोशल मीडिया यूज करे, वहीं पर पेरेंट्स भी यूज करें। आप कभी कहीं जाएंगे बाहर तो आप देखेंगे पूरे रेस्टोरेंट में टेबल के ऊपर फैमिली बैठी हुई है, हर कोई फोन यूज कर रहा होगा, 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के आदमी तक हर कोई फोन यूज कर रहा होगा। अगेन बाहर आप आए हैं खाना खाने के लिए प्रॉब्ली, लेकिन उनका मकसद भी सही है, अब खाना भी आएगा तो खाने की तस्वीर पहले लेनी है और खाना बाद में खाना है हमने, बिकॉज हम लोग हर चीज जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया, दिखाना चाहते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अंदर, वो जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई देख रही है, हम उसके लिए वो जो है ना वो चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं, गैदर करना चाहते हैं। ये सब चीजें लाइटर नोट के ऊपर अगर हम ऊपर देखें तो हम इनको फन एंड गेम्स के अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली इस चीज को देखें तो एक बड़ी सैड स्टोरी है कि आप, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, खतरनाक और सैड है कि आप किस तरीके से लोग आपस में रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो कोशिश करें वो उस इल्यूजनरी वर्ल्ड से, जो कि रियल नहीं है, उससे अचीव करने की वो कोशिश करते हैं। अगेन हम उसी बात के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं कि जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो फेक है, वो रियल नहीं है। वहाँ जो लोग हैं आप उनसे जितनी मर्जी बात कर लें, अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं, बंदे मीट ईच अदर, आपको नहीं पता कि उसकी रियल लाइफ एक्टिविटीज क्या है, वो असल में दुनिया में कैसे हैं और वो आपको कैसे फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यक्षी, ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि ये एक फेक दुनिया है जिसे लोगों ने रियल समझना शुरू कर दिया है, और उस दुनिया में जाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाते हैं। अब इसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल के लिए किसने बताना है हमें?
आई थिंक स्टूडेंट्स आजकल के जैसे पढ़ रहे हैं, अब तो स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा एक्सेस है, गूगल भी है इनके पास इंटरनेट ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट है, जो कि शायद पहले वक्तों के लोगों के पास नहीं था। स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से मुतालिया कर सकते हैं इन चीज़ों का, और स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर यही सिखाया जाता है कि बेहतरी किस तरफ है, आपकी तालीम में बेहतरी है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर बेहतरी है, किस तरह आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, यही सिखाया जाता है। तो आई थिंक एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहना, जहाँ पर आपको चंद लाइक्स मिल जाएं या चंद फॉलोअर्स मिल जाएं और आप समझें कि शायद यही सब कुछ है, ये एक गलत चीज़ है। इसके अंदर आई थिंक नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कौन कौन किस किस तरह से किरदार निभा सकता है? बच्चों को समझाने, तालीमी इदारे हमारे क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चों को खुद क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आई थिंक गवर्नमेंट तो जहाँ पर जैसे कि पिछले दिनों भी आपने देखा था कि टिकटॉक पर बैन कर दिया गया था, और उसके बाद एग्रीमेंट यही हुआ। बैन करना तो हल नहीं हो सकता। आई थिंक बैन जाहिर है किसी भी चीज़ को हम लंबे अरसे के लिए बैन नहीं कर सकते। जहाँ पर नेगेटिव असरात हैं वहाँ पे पॉजिटिव इसके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, पॉजिटिव साइड भी है इन एप्लीकेशंस की, उनको आई थिंक ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। हेल्दी वीडियोस बनाएं बच्चे, इंटरटेनमेंट के लिए अगर ये एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई की गई है, ठीक है, इस पे कॉमेडी करें, इस पे इंटरटेनमेंट करें, लेकिन विद इन योर मॉरल्स, हदूद, बिल्कुल ऐसे ही हदूद में रहते हुए अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट बनाया जाए। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, बहुत सारे लोग इसका पॉजिटिव साइड को इस्तेमाल करके इससे बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो आई थिंक टीचर्स यहाँ पर बच्चों की मेंटोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे टीचर्स जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, हम देख सकते हैं कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो क्या एक्टिविटीज़ पोस्ट कर रहे हैं। हम उनको सबके सामने नहीं, अलग से गाइड किया जा सकता है, उनकी मेंटोरिंग की जा सकती है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएं या अपने कंटेंट में बेहतरी लेकर आएँ। सिमिलरली पेरेंट्स, अब आजकल के तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी जो हैं एप्लीकेशन से, स्नैपचैट है या फेसबुक है, इन पर पेरेंट्स की भी एक्सेस हो गई है। बच्चे सिखा देते हैं अपने पेरेंट्स को कि आएँ आके मुझे फॉलो करें या देखें मैं क्या कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स को भी वहाँ पर गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर फेमस हो रहा है तो जिस तरह भी हो रहा है उसे होने दिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो पेरेंट्स को भी देनी चाहिए। मैरी, हमें ये बताइए कि जिस तरह मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट के हवाले से, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, रेगुलेट होना इन चीज़ों का कितना ज़रूरी है? चाहे वो वीडियो गेम्स की बात हम कर रहे हैं ऑनलाइन जो खेली जाती है, चाहे हम सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें, रेगुलेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ ये ऐप्स हैं जहाँ पर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया और गेमिंग कर सकते हैं, आज़ादी कहीं नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। वहाँ पर दूसरी ऐप्स वो भी हैं जो कि जहाँ पर जिनको आप अपने फ़ोन में अगर डाल लें और उसके साथ अगर आपके बच्चे के डिवाइस के अंदर, तो आप उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। वो कौन सी इंटरनेट साइट्स के ऊपर जा रहा है, वो कौन सी ऐप्स खेल रहा है, कितनी देर तक उसका यूजेज है, और आप उसको कितना ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप उनको काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन एक तरह से आप इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हम उनको मॉनिटर कर सकते हो। उसके अलावा मेरा ख्याल ये कि ये जो यंगर लॉट है हमारे, जो टीनेजर्स हैं और उसके बाद जो यंग अडल्ट हैं, मैं कह लूँ बिटवीन 14 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एज, जो कि ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व्ड है, ये एज ग्रुप जो है ये नाइव नहीं है। इनको बहुत सी बातें ऑलरेडी पता भी हैं, लेकिन वो क्योंकि एक वो फ्लो के अंदर कहते हैं ना, बह जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि मैं जब इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाता हूँ तो अगर मुझे 10 लाइक्स एक्स्ट्रा नहीं आते हैं तो मुझे वो एक वो कहते हैं ना कि मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा दिल कुछ बैठ सा जाता है, तो वो फिर उसको हासिल करने के लिए मुझे चाहिए होता है। वो कोई पोस्ट लगा के कोई 20 बार उसको बार-बार चेक करते हैं कि किसने किया, कितने लाइक्स, और वो उस स्पेशल लाइक को जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मुझे मिल गया कि नहीं मिला, वो स्पेशल कमेंट आ गया कि नहीं आया, या स्पेशल कमेंट्स और लाइक्स। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे टीनेजर्स माइंडफुल भी हो। माइंडफुल एक साइकोलॉजिकल टेक्निक भी कह ले, साइकोलॉजिकल थेरेपी का भी एक पार्ट है ये कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर अलाइव रहे और आप ये देखें कि ठीक है, सोशल मीडिया यस इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको आपने हैंडल करना साइड पे, आपने इसको खत्म नहीं करना अपनी जिंदगी से। एंटरटेनमेंट भी है, आपको सोशली कनेक्ट भी करता है लोगों के साथ, लेकिन आप अपनी रियल लाइफ, रियल जिंदगी के अंदर उन प्रेजेंट मोमेंट को लिव करना सीखें। जब तक हम पास्ट में स्टक रहेंगे और फ्यूचर के लिए वरिड रहेंगे, तब तक हम अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो है उसमें तो कम से कम आप जिए, जो माजी में हो चुका है उसके ऊपर कोई आपका हाथ नहीं है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जो आने वाले वक्त में होने वाला है उसके लिए अच्छा आप सोच सकते हैं, लेकिन उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने आज को अच्छा नहीं कर लेते। यक्षी, हमें ये बताइए कि हमारे निसाब की जब हम बात करते हैं, तब्दीली होनी चाहिए, अब प्रैक्टिकल लाइफ हमें सिखानी चाहिए बच्चों को। अभी तक हम रट्टे पे चल रहे हैं, अभी तक हम नंबर गेम पे चल रहे हैं, अभी तक हम ग्रेड्स पे चल रहे हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छा इंसान कैसे बनना है, कौन होता है अच्छा इंसान?
अभी तक हम बच्चों को नहीं सिखा रहे। वेल थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया। मैं छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हाँ स्कूल्स के अंदर जो बिल्कुल बेसिक लेवल है वहाँ पर थोड़े से ये है कि टीचर्स को गाइडलाइन देनी चाहिए। पेरेंट्स को मैं समझती हूँ ज़्यादा गाइड करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक नहीं किया या आपका बच्चा ओ लेवल्स को क्रॉस नहीं किया, तो उसके हाथ में पहले ही अगर एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है और उसमें ये सारी एप्लीकेशंस हैं और पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आई थिंक इसमें बच्चों से ज़्यादा जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स ना दिए जाएँ। आई थिंक तालीमी इदारों में तो क्लासरूम्स में जैसे हम लोग अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को, या स्कूल्स में अलाउ नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बच्चे ओपनली यूज़ करें, लेकिन हाँ जब वो घर जाते हैं, घर जाके क्या कर रहे हैं, वहाँ तालीमी इदारे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पेरेंट्स का रोल आता है। तो आई थिंक पेरेंट्स की यहाँ पे काउंसलिंग की जा सकती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे रेगुलरली वो मिलते हैं टीचर से, वहाँ टीचर्स उन्हें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से उनके बच्चे में कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं जो कि क्लासरूम में टीचर ने ऑब्जर्व किए हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है स्टूडेंट टीचर का, वहाँ तो ऐसे ही काउंसलिंग मेथड्स के थ्रू जो है टीचर स्टूडेंट्स के किरदार को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने ये महंगी चीज़ अपने बच्चे को ना दिलवाई, अगर हमने ये गैजेट उसको ना लेके दिया, तो वो कोई गलत मीन इस्तेमाल करेगा उसको हासिल करने के लिए। इसलिए भी वो बच्चों को खासा बिगाड़ रहे हैं, उनको दिला रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना कि अच्छा, मैं सारी कॉन्वर्सेशन का जेस्ट जो मेरा निकलता है, बिकॉज आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो मुझे यही लगता है कि क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हमने सोसाइटी को स्टडी नहीं किया, कभी गौर से बैठ के सोचा नहीं है कि दुनिया जिंदगी किस तरफ को जा रही है, और हमारा हर एक्शन जो है उसका कॉन्सिक्वेंस है। हमारा हर एक्शन सिर्फ हम पर नहीं, हमारे बच्चों, हमारी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी कम्युनिटी के ऊपर असर रखता है। तो इसलिए हम ये लॉन्ग टर्म चीजें सोचते ही नहीं, हमें लगता है कि बस ठीक है जो मैंने अभी किया वो बस उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से सोचे तो ये कितनी दूर तक बात जाती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जैसे पेरेंट्स की बात हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर फोकस नहीं कर रहे हैं या उनको अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से वो डील करें। अब आप एक बात सोचिए कि पेरेंट्स, फैमिलीज, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट, इतने स्ट्रेसर्स हैं उनकी इन्वायरमेंट के अंदर कि वो अपनी मुश्किलों से नहीं गया। आप किसी पेरेंट से बात करके देख लें और वो कहेंगे कि जी मैं काम से मसरूफ आया, बिल्कुल ऐसा ही है, हजार मसाइल सुनाए जाते हैं। लेकिन मतलब ये है कि आप जब तक अपनी मेंटल हेल्थ को दिन का आधा घंटा, पौना घंटा नहीं देते, तब तक मसाइल नहीं हल होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका यक्षी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर लाहौर की बात करें तो लाहौर की अहम शाहराहों पर एहतजाज मामूल बनता जा रहा है। जिस भी शोबा है जिंदगी से वाबस्ता लोगों के मुतालिबात पूरे नहीं होते, वो एहतजाज के लिए लाहौर की अहम शाहराहों का इंतखाब करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर शहर का दाखिली रास्ता ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बना रहा, जिसकी वजह किसान मुजाहिरीन की जानिब से किए जाने वाला मुजाहरा था। किसान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया और डीआईजी ऑपरेशंस और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने भी ठोकर न्याज बेग का दौरा किया और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें की। उनका कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान इत्तेहाद की जानिब से ये एहतजाज गुज़िश्ता 2 रोज से किया जा रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुन बिजली के यकसा निर्ख, खाद, गन्ने की कीमतों का तयन करने समेत दीगर मुतालिबात लिए मंगल के रोज ठोकर न्याज बेग मुल्तान रोड पर जमा हुए और एहतजाज के बाद जब मुतालिबात के हवाले से हुकूमती ओहदेदारों और किसान इत्तेहाद की मरकजी क़यादत के दरमियान किए जाने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एहतजाजी मुजाहरा धरने की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके बायस मुल्तान रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। 30 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले धरने में रात गए पुलिस की भारी नफरी की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के बाद किसान मुंतशिर तो हो गए थे और पुलिस की जानिब से 200 से ज़ायद किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन कल सुबह एक बार फिर किसान इकट्ठे होते हैं, पंजाब असम्बली की जानिब मार्च करने का ऐलान करते हैं। किसानों ने हाथों में डंडे उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई और पुलिस ने ऑपरेशन किया। पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से मुजाहिरीन को मुंतशिर भी किया और किसानों के क्या मुतालिबात है, उनकी डिमांड्स
क्यों नहीं पूरी की जा रही? अब बाकायदा जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो उनको क्या डेडलाइन दी गई है? इस तमाम मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये अब एहतजाज का ड्रॉप सीन हो गया है, मामला ठीक हो गए हैं, मुज़ाकरात हो गए हैं, किससे हो गए? देखिए, किसानों का जो एहतजाज है ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और ना इस शिद्दत से। ये हमेशा जब भी इनका एहतजाज होता है उसमें शिद्दत भी होती है, तशद्दुद भी होता है, क्योंकि ये लोग एक तो जिस कल्चर से आए होते हैं उनके लिए सड़क पर सोना, सड़क पर धरना देना, सड़क पर जागना कोई उनके लिए ऐसा मसला नहीं होता, ये उनका लाइफस्टाइल सा एक होता है। तो ये इससे पहले भी इस किस्म के एहतजाज होते रहे, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी होते रहे, शहबाज शरीफ दौर में भी, और उसमें भी यही होता रहा कि धरना दिया 2 दिन 3 दिन, उसके बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में हुकूमत ने कोई ना कोई इनको यकीन दहानी करा दी और ये वापस चले गए। अब ये जो ताज़ा तरीन एहतजाज हुआ है ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 2 धड़े हैं, एक है खालिद महमूद ग्रुप और एक है चौधरी अनवर ग्रुप। अब ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप का एहतजाज था। ये इनका एहतजाज की जो नौयत है उसमें मुतालबात इनके वही थे जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। अच्छा। कि एक तो ट्यूबवेल के लिए इनकी बिजली सस्ती की जाए। वो सस्ती भी इस तरह कहते हैं कि जी हमारे साथ हुकूमत ने मुआहदा किया था कि जी ट्यूबवेल के लिए हम फ्लैट रेट 5 रुपये 36 पैसे पर यूनिट आपको बिजली देंगे। कहते हैं वो मिल तो हमें 5 रुपये 36 पैसे रही है, लेकिन उस पर सरचार्जेस और टैक्सेस जो हैं वो उसी तरह डाले जा रहे हैं। ज्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो 12 से 13 रुपये फी यूनिट हमें बात करते हैं इस पे हम मजीद भी। अभी हमें ज्वाइन किया जी चौधरी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, मुज़ाकरात आपके हो गए, किससे हो गए, मान ली गई गवर्नमेंट की जानिब से आपके मुतालिबात? हमारे 300 आदमी गिरफ्तार है, तो हमारा पहला मुज़ाकरात जो करने थे वो सारे मेरे डिसाइड हो गया, क्योंकि 300 बंदा उठा के ले गए और पिछले 24 घंटे से ना उनको पानी दिया गया ना खाना दिया गया। एक छोटे से कमरे में 30 से 35 बंदे बंद कर दिए गए, ना वो बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो सबसे पहला मुतालबा कि मेरे बंदे वापस दे दो, मैं वापस चला जाता हूँ। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो बिजली महंगी इन्होंने की हुई है, 5 रुपए 35 पैसे से 12 रुपए तक ले गए हैं, उसको साबका रेट बहाल किया जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि सिंध हुकूमत ने गंदम का रेट 2000 रुपए मन मुकर्रर किया और पंजाब ने 1600 मुकर्रर किया। एक ही मुल्क है, क्या पंजाब में गंदम सस्ती तैयार हो जाती है? तो पंजाब में भी खाद का वही रेट है, पंजाब में भी बिजली महंगी है, तो फिर हमें भी 2000 रुपए मन रेट दिया जाए। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो आप किसानों की हिरासत की बात कर रहे हैं उनको छोड़ दिया गया है, मुतालबा मान लिया गया आपका? अभी आज छोड़ने का वादा किया है, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अब उन्हें रिहा कराने का आज इन्होंने वादा किया, अल्लाह करे इस वादे पे कायम रहे। चौधरी साहब, जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा है हमारे, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जाहिद साहब। चौधरी साहब, आपके जो मुतालबात हैं 3-4, उसमें से जो 3 मुतालबे हैं वो तकरीबन वफाक से मुतल्लिक़ हैं सीधे। उसमें पंजाब कुछ नहीं कर सकता सिवाय गंदम की इमदादी कीमत के। तो पंजाब हुकूमत ने आपको क्या यकीन दहानी करवाई है कि वो वफाक से बात करेंगे, बिजली के बिल किस तरह कम करवाएंगे, खादें किस तरह सस्ती करवाएंगे, इस पर क्या लाएमल बनाए? देखिए जी, 2 वजीर हमारे ग्रंटर बने हैं, एक वजीर कानून और एक वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलक। उन्होंने कहा जो पंजाब से रिलेटेड मामला था वो वजीर आला से मीटिंग करवा के हम हल करेंगे, और जो वफाक के रिलेटेड है वो आपके वफाक के मुज़ाकरात करवा के वो भी हम वकील बन के आपके मामला हल करेंगे। अल्लाह करे ये कायम रहे। चौधरी साहब, ये हमारे मामला चौधरी साहब ये मामला जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर होते थे उस वक्त भी इसी तरह की यकीन दहानी आपको करवाई जाती थी और आप मान के चले जाते थे। अब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि वही चीज, वही सीन दोहराया जा रहा है आपके साथ? वो दौर कौम याद कर रही है जब राना सनाउल्लाह वजीर आला शहबाज शरीफ से हमारे मुज़ाकरात होते थे, वो मानते भी थे और उस पर अमल भी करते थे। 5 रुपए 35 पैसे जो बिजली का रेट किया उसी हुकूमत सर दे रहा है, उन्होंने हमें दिया था। 1200 रुपए यूरिया का रेट मुकर्रर मैंने करवाया था, 2400 रुपए
DAP का रेट मुकर्रर करवाया था, उस हुकूमत ने हमारे वादे पूरे किए। ठीक, चौधरी साहब हमें ये फरमाइएगा कि ये जो मामलात आप बता रहे हैं या फिर किसान भाइयों की जो भी मुश्किलात आप हमें बता रहे हैं, वजीर ज़राअत साहब से आपने बात नहीं की एहतजाज से पहले या फिर धरने से पहले कि कोई मामलात खराब ही ना हो, पहले ही बातचीत के जरिए मसला हल हो जाता? जी, मैंने इससे पहले एक धरना हुकूमत की पे खत्म किया था और उन्होंने कहा था हम आपके मुतालबे सारे मानते हैं और पूरे भी करते हैं, लेकिन जो ही धरना खत्म किया उसके बाद किसी एक बंदे ने राब्ता नहीं किया, जिससे भी राब्ता करता था वो फोन ही नहीं सुनता था। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये नालायक लोगों की हुकूमत आ गई है। इमरान खान को समझ नहीं आती कि 70% आबादी को माली तौर पे इसने अगर मार दिया, माली तौर पे बर्बाद कर दिया, हुकूमत किस पे करेगा? 30% आबादी बचती है, वो 70% से एक डायरेक्ट उनका वास्ता है। ये अब चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। ये जो रेट है गंदम का हमें दें, हम गंदम इनको पहले वापस नहीं पड़ी थी, गंदम पाकिस्तान खुद कफील हो गया। ये ऐसे बादशाह लोग हैं कि पहले गंदम बाहर एक्सपोर्ट करती, अब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले बाहर एक्सपोर्ट करती, अब पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं। सर हमें बताइए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले हम महंगी गंदम बाहर भेजते थे, सस्ती बाहर भेजते हैं, बाद में उसी गंदम को महंगे दामों खरीद लेते हैं। सर हमें ये बताइएगा कि अब डेडलाइन मिली है कोई कि इतना टाइम लगेगा आपके मुतालिबात पूरे हो जाएंगे? अगर नहीं पूरे होंगे तो फिर आप क्या लाए अमल अपनाएंगे? देखिए, आज हमारी फिर मीटिंग इनसे हो रही है गवर्नमेंट से और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको मनाएंगे। अगर नहीं मानेंगे फिर अंदा का लाए अमल हमारा लाहौर नहीं होगा, इस्लामाबाद धरना देंगे और इतना लंबा बहुत धरना शुक्रिया देंगे। चौधरी अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। जाहिद साहब, ये कशीदगी क्यों पैदा हो गई? क्योंकि इस तरह के मामलात से हमेशा जो है वो सूरत हाल बिगड़ जाती है। पहल किस जानिब से हुई थी? देखें, अगर तो उस धरने की हालात की बात की जाए तो उसमें तो लाजमी तौर पे जिस वक्त आप ठोकर न्याज बेग जैसा एक अहम शाहराह बंद कर देंगे, तीनों रास्ते बंद कर देंगे, आने वाला भी जाने वाला भी और मोटरवे की तरफ भी तमाम रास्ता, तो उस पर इंतज़ामिया एक्शन तो लाजमी लेगी। इसमें ज़्यादा देर वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती इंतज़ामिया, इस आर्टरी को बंद होना ठोकर न्याज बेग को। तो इसमें अगर इंतज़ामी तौर पे देखा जाए तो ये एक्शन तो शायद बनता था, जिसकी वजह से इन्होंने वो एक्शन किया। लेकिन अब यहाँ पर असल में जो सियासी लोग होते हैं उनका किरदार अहम होता है कि जिस वक्त कोई कम्युनिटी एहतिजाज के लिए आती है तो उन सियासतदानों ने, जो कि वोट लेके आए होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, वज़ीर होते हैं, उन्होंने इस चीज़ पे सारा हल निकालना होता है, लोगों को माइल करना होता है, लोगों को राम करना होता है कि वो एहतिजाज ना करें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें एक वो ब्रिज जो है, जो सियासतदानों ने पूरा करना था बीच में, पुलिस, मुजाहिरीन, इंतज़ामिया और लोगों के दरमियान, वो सियासतदानों ने वो ब्रिज पूरा नहीं किया। मतलब लोग अगर आ गए हैं तो किसी वजीर ने, किसी मशीर ने वहां जाने की ज़हमत नहीं की कि हम आप लोगों के पास आए हैं, आप हमारे साथ ये बड़ा एक खला रहता है कि बातचीत करके पहले अगर मामला मुज़ाकरात भी संभाल करने लिया हैं तो उन्हें अपने ठंडे कमरे में बुलाया जाता है और ये एहसास दिलाया जाता है कि हम असल हुक्मरान हैं और आप लोग हमारी राय। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इस बड़े अहम मामले पे बात करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपकी अब मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो कि है तो वेट लिफ्टिंग करती हैं लेकिन उसके साथ साथ फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। किस तरह से इन्होंने आगाज़ किया था, कैसे सोचा कि ये फिटनेस की दुनिया में कदम रखेंगी और ख़ास तौर पर वेट लिफ्टिंग, जिसे हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में समझा जाता है कि ये ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए गेम बनी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि इस गेम को चूज़ भी करती हैं और बाकायदा तौर पर इसमें मुल्क का नाम भी रोशन करती हैं। सिद्रा नूरीन हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। हमें ये बताइए कि ये वेट लिफ्टिंग के सफ़र का आगाज़ कब हुआ और कब सोचा कि अब फिटनेस एक्सपर्ट बनाना है, लोगों को फिट करना है? अच्छा सिद्रा, आमतौर पे ये देखा जाता है ना कि वो खवातीन जो कि स्पोर्ट्स में होती है तो वो मतलब बचपन ही से टॉम बॉय टाइप होती है, लेकिन मेरी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं बचपन में बड़ी शाय, टिमिड और सुपर सेल्फ कॉन्शियस चाइल्ड थी। मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी अपने फादर के इंतकाल के बाद, आज से कोई 10-11 साल पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। पर जब मैंने ये देखा ना कि ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली मैं खुद को स्ट्रांग होता हुआ देखा जब, तो उसके बाद मैंने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा।
फिर उसके बाद यही मेरा पैशन, यही मेरी थेरेपी और यही मेरा जरिया माश बन गया। इसका मतलब है आप जीती जागती इस चीज़ की मिसाल हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी गेम में पार्ट लेते हैं, तो आप मेंटली रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना कि ये मेरी लाइफ में एक थेरेपी की जगह रखती है। लोग समझते हैं कि शायद मैं सुपर मोटिवेटेड हूँ। हाँ। मोटिवेटेड से अलावा ये मेरा मेडिसिन है, ये मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक, आप फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर कितने टाइम से आप खिदमत दे रही हैं? लोग किस सोच के साथ, किस अप्रोच के साथ आपके साथ आते हैं? 5 से 6 इयर्स हो चुके हैं कि जब से मैं फिटनेस प्रोफेशनल के तौर पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। वही जो जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था, उसी जर्नी में मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। और वो लोग जो मेरे पास आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग वो होंगे जो कि फैट लॉस के लिए आते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए, जैसे किसी ने स्ट्रेंथ गेन करनी है, किसी ने मसल गेन करना है, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ एज अ प्रोफेशनल। अच्छा सिद्रा, हमें ये बताइए कि जब हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, कौन सी वेट कैटेगरी में आप आती हैं? अभी तक कितना हैवी से हैवी वेट आपने उठा रखा है और आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या प्लानिंग्स है आपकी? आने वाले वक्त में देखिए, मैं कोशिश करना ये चाहूंगी कि मैं आगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करूं। लेकिन क्योंकि मैं अपने घर के एल्डेस्ट चाइल्ड भी हूँ, मुझ पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो अगर इंशाल्लाह खुदा ने चाहा और मैंने हिम्मत जारी रखी तो मैं जरूर पाकिस्तान का नाम भी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। अच्छा, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग में कहाँ पर देख रही हैं आप? स्पेशली खवातीन की बात कर रही हूँ मैं। पाकिस्तान में जो पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग का मैं इतना ज्यादा नहीं जानती। पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छी खवातीन हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मैं कहती हूँ कि हम अगर उन खवातीन को आगे लेके आए, हाईलाइट करें और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट दें जो कि वो डिजर्व करती हैं, तो हम अपनी जो वीमेन है उनको ना सिर्फ मोटिवेट करेंगे बल्कि स्पोर्ट्स को भी जो है ना आगे लेके आके मतलब पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सिद्रा, जब हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं या फिर पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट होने के नाते आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि रूटीन की ज़िंदगी में सेल्फ डिफेंस के तौर पर किस हद तक ये तमाम मामला आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं? बहुत हेल्पफुल, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, आपको मेंटली स्ट्रांग करके आपकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करना, आपका कॉन्फिडेंस देना, तो वो आपको मतलब जैसे जो हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ये चीजें हम प्रैक्टिकली सीखते हैं जिम में जब हम वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं कि गिव अप नहीं करना, खुद को पुश करना है, फेलियर को सीरियस नहीं लेना। और इसी तरह अगर आप जीत के भी आते हैं तो उसको भी सर पे हावी नहीं करना, बल्कि जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एफर्ट और आपकी इनपुट के ऊपर होना चाहिए, आउटपुट जो भी हो। अच्छा, वेट गेम्स के हवाले से फीमेल्स के लिए पाकिस्तान में क्या मुश्किलात है? आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे वेट गेन करने के लिहाज से? सिद्रा, चैलेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, सोसाइटी के रवैयों की बात कर रही हूँ। जी, रवैये तो अभी देखिए थोड़ा सा लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले 10-20 साल में औरतों को इसी तरह दिखाया है कि वो स्किनी होती है या वो साइज 0 फिगर पे होती है। तो जब मर्द देखते हैं, स्पेशली मर्द जो हैं, वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि जो स्ट्रांग औरत है वो शायद मैनली है या वो मर्दों से कम्पीट करना चाह रही है। वो किसी से कम्पीट नहीं करना चाहती। जैसे एक स्ट्रांग आदमी होता है और इसी तरह एक स्ट्रांग औरत भी हो सकती है, कमजोर औरत भी हो सकती है, स्ट्रांग औरत भी हो सकती है, और स्ट्रेंथ फिजिकल भी होती है और मेंटल भी होती है, बट दे गो बोथ को हैंड इन हैंड। तो जो चैलेंज ये है ना कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, और एक क्रिटिसिज्म जो कि मैं कहती हूँ कि अनड्यू है। लोग साफ साफ कह देते हैं कि ये हमारी इस्लामी इक़दार के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमारी इस्लामी इक़दार तो ये बताती है कि ख़वातीन ने जंगों के अंदर पार्टिसिपेशन भी की है। हज़रत खौला को तो हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ कंपेयर किया जाता था उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हवाले से। तो ये अगर आपका मसला है कि लिबास के साथ है, तो आप वो लिबास इस्तेमाल करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपका शरिया इजाज़त देता है, लेकिन औरतों को मजबूत ज़रूर करें, उनको आप सपोर्ट करें और फ़रोग़ दें उनको कि उनको मजबूत से मजबूत तर किया जाए। सिद्रा, हमें ये बताइए कि आप हाईली क्वालिफाइड भी हैं, आपने सीए कर रखा है। इतना पढ़ लिख के हमारे यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं है कि मैं इस तरफ जाऊं, या फिर वो तो बस कहते हैं जी अब हमें जॉब मिलनी चाहिए, आराम से बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। नहीं, इसमें मैं इस मामले में अपने आप को लकी समझती हूँ कि जो मेरा ज़रिया माश है वही मेरा पैशन है, तो मैं वो करती हूँ जिसे कहते हैं ना कि इफ़ यू आर वेरी लकी इफ़ यू गेट टू डू
व्हाट यू लव। तो मैं इस दूसरी चीज के बारे में सोचती ही नहीं हूँ कि मैं मतलब सुबह उठती हूँ और मैं रात को जब सोती हूँ उसके बीच में मैं वही सब करती हूँ जो कि मेरा पैशन है, वही जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैं इससे बढ़ के कोई और खुशनसीबी नहीं समझती। अच्छा, फैमिली की कैसी सपोर्ट रही? एक अच्छा खासा पढ़ाकू बच्चा, पढ़ाकू लड़की जो है वो कहे मैंने वेट लिफ्टिंग करनी है या फिर मैं ये सब करना चाहती हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ, फैमिली का, आपकी जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, घर वाले हैं उनका, और पूरी जो हमारा ख़ानदान होता है, कैसा रहा उनका सपोर्ट सिस्टम, या फिर कहाँ कहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आई, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सिर्फ शुरू में तो एक ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मैं एल्डेस्ट चाइल्ड थी, मेरे साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो जब मैंने बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन कोई 19-20 साल की उम्र में ये बोला कि मुझे तो वो करना ही नहीं है जो कि सबने सोचा हुआ था कि ये करेगी, मतलब मेरी पैदाइश से पहले ही डिसाइडेड था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अच्छा। तो बड़े लोग नाराज हुए अपनी फैमिली में भी, और उनका होना भी बचा था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या चाह रही है। पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और एक्शंस के जरिए मैंने उनका दोबारा खुद में कॉन्फिडेंस बहाल किया, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है मुझसे, मेरे पास उनकी फुल सपोर्ट है। लेकिन सिद्रा, सपोर्ट तो बनती थी ना, आपने अपने दिल की भी की और जो वो चाहते थे आपने वो भी कर दिखाया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि हमारी जो फीमेल ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ख़वातीन से ये कहूँगी कि वो खुद को मजबूत से मजबूत तर करें, किसी भी स्पोर्ट में अगर आप पार्टिसिपेट जरूर करें। देखिए सिद्रा, हर वो चीज़ जो आज नॉर्मल है ना, वो किसी न किसी दौर के अंदर एबनॉर्मल ही समझी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप कोई अपना पैशन फाइंड करते हैं और उसके साथ कमिटेड हो जाते हैं तो जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपके शौक पे हंसेंगे, गाली देंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं और उनको याद नहीं रखा जाता। नाम लोग उसका याद रखते हैं जो गिव अप नहीं करते, जो हिम्मत नहीं हारते। तो हिम्मत ना हारें और गिव अप कभी ना करें। अच्छा सिद्रा, हमें ये बताइए कि अब पाकिस्तान में बहुत कम चैंपियनशिप्स होती हैं पावर लिफ्टिंग की या फिर वेट गेम्स जितने भी हैं, आपका क्या ख्वाब है? आपने नेशनल चैंपियन बनना है, इंटरनेशनल कोई ऐसा मुकाबला है जिसमें पार्ट लेना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, टारगेट क्या सेट कर रखा है अपने लिए? देखिए, मैं चाहती थी कि मैं एथलीट बनूं, मेरा ख्वाब ये था कि मैं एथलीट बनूं, लेकिन क्योंकि मेरे फाइनेंशियल जो स्टेटस था वो मुझे इस टाइम अलाउ नहीं कर सका, तो मैंने अपने आप के लिए क्लोज तरीन रास्ता ये चूज किया कि मैं कोच बन जाऊं। तो अगर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना भी कर सकी कभी एज एन एथलीट, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि जहाँ पे पाकिस्तान में ख़वातीन वेट लिफ्टर्स हों, पावर लिफ्टर्स हों, और ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि मैं जहां पे उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी दूं जो कि एक एथलीट डिजर्व करता है। यानी कोई एक ऐसा आप कॉम्प्लेक्स या फिर कोई ऐसी सपोर्ट करना चाहती हैं फीमेल्स की। अब हमें ये बताइए कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, यकीनी तौर पे वो भी चाह रहे हैं कि हम पढ़ लिख के भी अच्छे और कामयाबी समेट लें और स्पोर्ट्स में भी अच्छे से कोई एक्टिविटी कर लें। किस तरह से मुमकिन हो पाता है? किस तरह से आपने खुद को स्ट्रांग बनाना है कि अम्मा अब्बा की भी चला ली जाए और अपनी भी मर्जी कर ली जाए? स्मॉल स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, और जो चीज़ मैटर करती है कि ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास क्विट करने की ऑप्शन होगी। आप क्विट ना करें, आप स्लो डाउन हो जाएं, आप कुछ अरसे का ब्रेक ले लें, लेकिन अपने सफ़र को जारी रखें। कितनी ट्रेनिंग हर रोज़? ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें 30 से 45 मिनट्स भी आप ट्रेनिंग कर लें तो इनफ है, मोर देन इनफ है। अच्छा, अब हमें ये बताइए, बीइंग अ फिटनेस एक्सपर्ट, हफ्ते में कितनी छुट्टियां, चीटिंग कितनी? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं 2 डेज ऑफ लेती हूँ हफ्ते में, सैटरडे संडे में ऑफ लेती हूँ। और बाकी डेज में कितनी टफ ट्रेनिंग करती हैं? बाकी के दिनों में मैं वो ट्रेनिंग करती हूँ जो मैं एंजॉय करती हूँ। बाज़ औक़ात 1 घंटे से लेकर 90 मिनट्स तक का वर्कआउट होता है, बट आई डू लव इट। वो मेरे लिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, उस टाइम मैं अपने हैप्पी जोन में होती हूँ। अच्छा, फिटनेस प्लान के साथ साथ डाइट प्लान कितना इम्पोर्टेंट, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह है कि आप अपना जो स्पेसिफिक कैलोरिक बजट है उसके अंदर रह के आप तमाम तरह फूड एंजॉय कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। बहुत शुक्रिया सिद्रा नौरीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक चाहते हैं, जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए। मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।